सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। गोया नदीम का घर एक ऐसा मजबूत किला था जहां गंदी और पालीद कुव्वतों का अमल दखल नहीं हो सकता था। नसीम की मां को भी उन्हीं तागूती कुव्वतों ने मौत के घाट उतारा, लेकिन नसीम अभी तक महफूज थी, शायद इसलिए कि वो नदीम की पनाह में थी। लेकिन क्यों? आखिर वो कौन सी कुव्वत थी जो हर वक्त पर नदीम की पुष्ट पनाही कर रही थी? मेरे जहन में बेशुमार सवालात गूंज रहे थे, लेकिन इससे बेशतर कि मैं नदीम की जिंदगी के इस पुर इसरार रुख को खरीदता दानिश कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तवज्जो उसकी जानब मजबूल हो गई। दानिश को देखकर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। उसकी हालत अब तक गैर थी, चेहरा बुरी तरह सूज रहा था और जा बजा नील पड़े हुए थे। वो अपनी टांग पर ठीक से चलने से भी कासर नजर आ रहा था। शायद उसकी बाजियाबी से पहले खान जाबर ने उसे बुरी तरह अपने तशद्दुद का निशाना बनाया था और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ। दानिश ने मेरी खातिर मेरे दुश्मनों का ताकुब किया और अब उसकी अज़ियतें भी वो तनहा भुगत रहा था। बास, आप खैरियत से तो है ना? नदीम के इशारे पर दानिश ने कुर्सी पर बैठते हुए मुझे बड़े खलूस से मुखातब किया। आपकी वालदा अब कैसी हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारे दुश्मनों से इसकी जरूरत नहीं है। बास, दानिश ने तेजी से कहा, मेरी हालत जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगी। मास्टर टोनी के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब इत्तेफाक ही था कि जो तारीकी में शिकार हो गया, मगर मैंने अपने दुश्मनों को शिनाख्त कर लिया है। 10-15 रोज की बात और है, उसके बाद मैं उनसे ऐसा बेहानक इंतकाम लूंगा कि उनकी रूहें भी कब्र में सुकून से ना रह सकेंगी। कौन थे वो लोग? मैंने होंठ काटते हुए दरियाफ्त किया। खान जाबर के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? नदीम ने दरमियान में दखल अंदाजी करते हुए दानिश से सवाल किया। खान जाबर, दानिश की निगाहों में शोले लपकने लपके। मेरी ख्वाहिश है कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील कर सकूं। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं सर, दानिश ने नदीम से कहा। आपने बर वक्त मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। अगर मैं मर जाता तो शायद मेरी रूह भी क़यामत तक इंतकाम की आग में झुलसती रहती। दानिश, मैंने उसे फिर संजीदगी से मुखातब किया। जिस वक्त मेरे मकान को आग लगाई गई, क्या खान जाबर वहां मौजूद था? मेरा यही ख्याल है बास। क्या मतलब? मैं चौंका कि तुमने खान जाबर का ताक़ुब नहीं किया। अगर वो मुझे नजर आ जाता तो शायद मैं उसका ताक़ुब करने की बजाय गोलियों से छलनी कर देता, लेकिन शायद वो मजमा में कहीं छुपा हुआ था जो मेरी नजर में नहीं आ सका। फिर तुमने किसका पीछा किया था? बहराम का, दानिश ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। बहराम? ये कौन है? बहराम खान जाबर का बाप है। बास, बज़ाहिर एक दुबला पतला और नशा करने वाला अफयूनी लगता है, लेकिन ऊँघते वक्त भी उसके जिस्म की हर निगाह अपने साये से भी मोहतात रहती है। मेरा ख्याल है कि वो और खान जाबर दोनों साथ ही थे। मैं बहराम के गिरिबान तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर खान जाबर ने गालबन रिवाल्वर का दस्ता या फिर कोई आहनी राड पुश से मेरे सर पर मारा, और जिसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। लेकिन शायद उसमें भी मेरी ही गलती थी। क्या मतलब? मुझे आपको फोन पर आने वाले खतरों से आगाह करने से बेशतर कम से कम बहराम को पूरी तरह काबू कर लेना चाहिए था, मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बुजुर्गों ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। अब मैं बहराम और खान जाबर दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा। बहराम के अलावा मैं उसके कुछ दूसरे साथियों से भी वाकिफ हूं। वो मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शूंगा। बहराम अब कहाँ मिल सकता है? मैंने दांत पीसते हुए कहा। ऐसे दहशतगर्द जो बरमला अफरा तफरी फैलाने के आदी होते हैं, अंदर से उतने ही मोहतात होते हैं, नदीम ने तेजी से कहा। दानिश की नजर में आ जाने के बाद बहराम भी यकीनन कहीं अंडरग्राउंड चला गया होगा। मैं उस वालदल हराम के बहुत सारे ठिकाने से वाकिफ हूँ सर,
दानिश ने जज्बाती लहजे में कहा, मुझे जरा अपने पैरों पर खड़ा हो लेने दीजिए, उसके बाद मैं साबित करूंगा कि मास्टर टोनी का शागिर्द होना भी कितने फख्र की बात है। फिलहाल जाकर आराम करो, नदीम ने जल्दी से कहा। अभी तुम्हारे जख्म ताजा हैं, उनके भरने में कुछ वक्त लगेगा। कोई खास वजह जो नदीम दानिश को मेरे सामने से हटाना चाहता था और मैं अंदर ही अंदर तलमलाकर रह गया। दानिश ने नदीम का इशारा पाकर एक नजर मेरी जानब देखा और फिर कराहता हुआ उठा और लंगड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और मेरा खून मेरी तरह जोश मार रहा था। नदीम ने मेरी कफियत भांप ली, इसलिए दानिश के कमरे से निकलते ही बड़े सुकून से बोला, जो लोग गरम गरम खाने के आदी होते हैं वो अक्सर अपना मुंह जला बैठते हैं, लेकिन सब्र से काम लो मेरे दोस्त। नदीम ने मेरा जुमला काटा। वक्त का इंतजार करो और मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना, सांप को इस तरह मारो कि उसका कचूमर भी निकल जाए और लाठी भी महफूज रहे। तुम शायद भूल रहे हो कि दानिश मेरी वजह से इस हाल को पहुंचा है, उसके बावजूद तुम मुझे पुरसकून रहने की तलकीन कर रहे हो। मेरे लहजे में शिकवा शामिल था। क्या मैं इतना ही गया गुजरा हूं कि अपने दुश्मनों से कोई इंतकाम भी नहीं ले सकता? वक्त का इंतजार करो जाने मन, नदीम ने मुझे समझाने की कोशिश की। अभी तुम्हें ऐसे बेशुमार मौके मिलेंगे जब तुम दिल खोल कर अपनी भड़ास निकाल सकोगे। इस वक्त मैं तुम्हें कोई नसीहत नहीं करूंगा। मैं कोई जवाब देना चाहता था कि नदीम की ऑफिस का बैरूनी दरवाजा खुला और वही दुबला पुतला दराज कद आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसे नदीम ने मास्टर की का नाम दे रखा था। इस वक्त भी वो आदि अफयूनी और कतई बेदरर सा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर यकीनन कुछ ऐसी ही खास बात थी कि नदीम उसे देखते ही संभल कर बैठ गया। उसकी निगाहों में बिल्कुल वैसी ही चमक उभरी जैसे किसी दरिंदे की निगाहों में किसी शिकार को देखकर उभरती है। क्या खबर है? नदीम ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। जवाब में मास्टर की ने एक नजर मेरी जानब देखा और फिर नदीम का इशारा पाकर बोला, मास्टर तुम्हारा काम हो गया। गुड। नदीम ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, नंबर 1 का क्या बना? वो अब मुर्दा हालत में अपने फ्लैट के नरमो गर्म बिस्तर पर आराम से लेटा अबदी नींद सो रहा है। मास्टर की ने निहायत इत्मीनान से और बेपरवाही से जवाब दिया। क्या उसने जुबान खोली थी? नहीं, लेकिन इत्तेफाक ही था कि जो नंबर 1 का एक साथी भी वहां आ गया। मास्टर की ने चटखारा लेते हुए कहा, जिंदगी बड़ी अजीज शाह का नाम है मास्टर, और मौत एक ऐसा भयानक तस्वर है जो बड़ों बड़ों का पिता पानी कर देता है। मैं नंबर 1 को बेबस करके उसके गले में तार का फंदा डालकर कसा तो उसकी आंखें उबल कर हल्के से बाहर आ गईं। उसका साथी उस वक्त लर्ज रहा था और फिर उसने जुबान खोलने में देर नहीं लगाई। मैंने उससे वादा किया है कि उसका नाम कहीं दरमियान में नहीं आएगा और हमारी कामयाबी की सूरत में बड़ी मछलियां यही समझेंगी कि नंबर 1 ने मौत से पहले जुबान खोल दी थी। नंबर 1 के साथी का क्या नाम है? नदीम ने संजीदगी से दराफत किया। सॉरी मास्टर, मैंने उससे जो वादा किया था वो नहीं तोड़ सकता। मास्टर की ने बदस्तूर बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। अलबत्ता मैंने उससे ये अहद किया था कि कामयाबी की सूरत में उसे 20,000 की रकम अदायगी यकीनी होगी, और वो रकम मैं समझ रहा हूँ। नदीम ने अपनी कुर्सी पर कसमसाकर जवाब दिया। इन्फॉर्मेशन क्या है? हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को फ्लाइट नंबर 613 से जो ठीक 12 और 1 के दरमियान लैंड करेगी, उससे एक मरीज उतरेगा जिसके लिए एयर कंपनी बाकायदा व्हील चेयर फराहम करेगी। नंबर 1 के साथी की इतला के मुताबिक उस मरीज की सीधी टांग पर रान की जगह ऑपरेशन करके उसमें करोड़ों रुपए के हीरे और जवाहरात छुपाए गए हैं। उन जवाहरात और कीमती हीरों को एक ऐसे बैग में रखा गया है जिसे कोई मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकती। नदीम ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। मास्टर की इतला पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गया था और मैंने मास्टर की जानब देखा। वो उस वक्त भी बड़ी बेपरवाही से अपनी निशस्त पर बैठा किसी अफयूनी ही की तरह पिंक नजर आ रहा था, और उसने जिस अंदाज में नदीम से नंबर 1 का साथी का नाम बताने से इनकार किया था, उससे साफ जाहिर था कि वो अपनी जुबान का धनी है और बराह रास्त नदीम के मातहतों में से नहीं है। कामयाबी की सूरत में 20,000 की रकम की अदायगी की क्या सूरत होगी? नदीम ने थोड़े तवक्कुफ के बाद पूछा तो मास्टर की भूंडे होंठों पर एक मैनी खेद मुस्कुराहट उभर कर गहरी होती चली गई। उसने किसी जहरीले नाग की तरह बल खाकर खुश्क लहजे में कहा, मास्टर, मुझे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। क्या मतलब? MA
کہ इस की गेम को पसंद नहीं करता जिसमें डबल क्रॉसिंग का रास्ता निकलता हो। मास्टर ने सर्द आवाज में कहा, वो रकम मेरे हवाले की जाएगी और उसे साहब मामला तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। गुड, नदीम ने अचानक पैंतरा बदल कर जवाब दिया। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, शायद इसीलिए मेरी नजर का इंतखाब मौजूदा मामले में तुम्हारे ऊपर पड़ी थी। मैं जानता हूं कि तुम कॉल और वादे के पक्के हो और डबल गेम को पसंद नहीं करते। मेरे लिए अब क्या हुक्म है, तुम जा सकते हो, नदीम ने कहा और फिर दराज से 10,000 के नोटों की एक गुड्डी निकालकर उसे मास्टर की तरफ उछालते हुए बोला, ये तुम रख लो। क्या मैं इसे 20,000 की रकम का एडवांस समझूं? नहीं, ये तुम्हारा इनाम है। 20,000 की रकम तुम्हें कामयाबी के बाद अदा कर दी जाएगी। शुक्रिया। मास्टर ने रकम उठाकर बेपरवाही से जेब में रखी और फिर जाने के इरादे से उठा। क्या तुम्हें उम्मीद है कि नंबर 1 की लाश अभी तक उसके नर्म गिरम बिस्तर पर मौजूद होगी? नदीम ने तेजी से पूछा। क्यों? मास्टर के तेवर तीखे हो गए। इस सवाल की क्या जरूरत थी? गलत मत समझो, मेरा मकसद सिर्फ यह था कि कहीं नंबर 1 के साथी ने उसकी मौत की इतला ऊपर तक न पहुंचा दी हो। ऐसी सूरत में उसका अंजाम भी नंबर 1 से मुख्तलिफ ना होगा और तुम्हारी 20,000 की रकम भी महफूज रहेगी। मास्टर की नफरत का इजहार करते हुए बड़े एतमाद से कहा, मैं कच्चे काम करने का आदी नहीं, अगर होता तो शायद तुम मेरा इंतखाब कभी ना करते। मास्टर, जाते जाते एक दरख्वास्त और करूंगा, दोबारा किसी मौका पर कभी मुझे खरीदने या टटोलने की कोशिश ना करना। मास्टर की और इस किस्म की बातों का आदी नहीं है। और फिर वो मुस्कुराता हुआ पलटा और दफ्तर से बाहर निकल गया। मेरे लिए पहला इत्तेफाक था जब मैंने नदीम को किसी के मुकाबले में कम तर महसूस किया। चुनाचा मैंने मास्टर के जाने के बाद पूछा, क्या ये तुम्हारे मतहतों में से नहीं है? नहीं, लेकिन इसका शुमार उन खतरनाक लोगों में किया जाता है जो अपना हाथ साफ रखने में पूरी महारत रखते हैं और नामुमकिन को भी मुमकिन बना देने में अपना कोई सानी नहीं रखते। नंबर 1 कौन है? मैंने अभी तुमसे बहराम का तजरा किया था, जिसकी हैसियत बोशन जोसेफ के लिए गैंग मास्टर की सी है। आई सी, मैंने किसी हद तक मामले की नोयत को महसूस करते हुए कहा। गोया तुमने बोशन का एक और अहम तरीन मोहरा पीट दिया। जुराइम की दुनिया के खेल भी शतरंज की बसात की मानद होते हैं। नदीम मुस्कुराया। उसकी हर चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ती है। एक जरा सी लग्जश बसात का रुख पलट कर रख देती है। लेकिन बहराम की मौत से हमें क्या फायदा होगा? मैंने कुछ सोच कर दरियाफ्त किया। क्या तुम्हारा क्या ख्याल है कि बोशन इस बात को तस्लीम कर लेगा कि बहराम जैसा खतरनाक दहशतगर्द उसी का आदमी था? जब तक बादी खत्म ना हो, यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी और कौन अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा। नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर उसने अपने उस मस्टंड फोन का रसूल उठाया और उसका माइक ऑन करने के बाद खामोश रहने का इशारा करके किसी के नंबर डायल करने लगा। 1 मिनट बाद ही माइक पर दूसरी जानब से घंटी बजने की आवाज उभरी। फिर 5वीं कॉल पर घंटी पर कॉल रिसीव की गई। बीजे स्पीकिंग। दूसरी जानब से गालबन बोशन जोसेफ ने ही फोन रिसीव करने के बाद अपने नाम का मुखफ़फ़ अदा किया था। मुझे बोशन जोसेफ से ही बात करनी है, नदीम ने आवाज बदल कर अंग्रेजी में कहा। उसका लबो लहजा 100% किसी गैर मुल्की से मिलता जुलता था। बोल रहा हूँ, भारी भरकम आवाज में जवाब मिला। मैं विलियम पोकर बोल रहा हूँ, नदीम ने संजीदगी और नफरत के मिले जुले अंदाज में कहा। मिस्टर जोसेफ का फर्स्ट कदर। मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तुम गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैंने दीदा दानिस्ता जोसेफ के मरने के फौरन ही बाद मंदिर आम पर आने की हमाकत नहीं की। अब जो हमाकत कर रहे हो उसका क्या सबब है? जोसेफ की मौत के बाद उसका फर्स्ट कदर होने की हैसियत से मैं भी उसकी करोड़ों की दौलत का हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने कब्जा जमा रखा है, नदीम ने हकारत से कहा। और मेरा ख्याल है कि अब तुम मेरे फोन करने का मतलब और मकसद दोनों समझ गए होगे। क्या तुम बराह रास्त मुझसे मिलकर गुफ्तगू नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए कि मैं ये मालूम कर चुका हूँ कि तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं और तुम बताते खुद भी कितने खतरनाक आदमी हो। तुम्हें मेरे बारे में किसी दुश्मन ने गलत इतलात फराहम की है। दूसरी जानब से स्पाट लहजे में जवाब मिला। तुम मुझसे मिलने का कोई भी वक्त और कोई भी जगह तय कर लो और फिर मैं और तुम बैठकर आराम से गुफ्तगू करेंगे। और अगर तुम हकीकत में वही हो जो खुद को जाहिर कर रहे हो तो मुझे तुम्हारा हिस्सा देने में यकीनन मसरत होगी। सॉरी मिस्टर बोशन, नदीम ने बदस्तूर गैर मुल्कियों जैसे अंदाज में कहा। तुम मेरे लिए कड़ी का जो जाल बुनने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसमें आसानी से नहीं आऊंगा। फिर रकम या हिस्से की तकसीम और उसकी अदायगी की क्या सूरत होगी? इस बार भी बड़ी मासूमियत से सवाल किया गया। मैं तुम्हें इसका आसान तरीका बताता हूँ, नदीम ने एक लम्हे के तामल के बाद कहा। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लो
कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हैसियत का मालिक हूँ, इसलिए मुझे दौलत का कोई लालच नहीं, लेकिन तुमने जोसेफ का जो माल तनहा हड़प कर रखा है मैं उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिस्से की तकसीम और उसकी अदायगी की सूरत ये होगी कि तुम्हें एक रफाही इदारे का नाम फोन पर ही बताऊंगा और तुम किसी चूं चरा के बगैर 2 करोड़ की रकम उस इदारे के खाते में डोनेशन के तौर पर जमा करा दोगे। उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा और तुम आसानी से बाकी दौलत के सहारे ऐश करते रहोगे। तुम्हारी तजवीज नहायत माकूल है, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि तुम जोसेफ के कजन ही हो। सब्र तहम्मुल से कहा गया, यह भी हो सकता है कि तुम इसी रफाही इदारे के कोई फ्रॉड हो और मुझे बेवकूफ बनाकर एक कसी रकम हासिल करने के ख्वाब देख रहे हो। तुम खासे ज़हीन और चालाक आदमी हो, बिल्कुल किसी लोमड़ी की तरह, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें मेरी तजवीज़ पर अमल करना पड़ेगा, वरना तुम मेरे खिलाफ किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर हो जाओगे। सोच लो, ऐसी सूरत में भी तुम्हें खुलकर मेरे सामने आना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ मिस्टर बोशन कि तुम मेरा और अपना दोनों का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हो तो नदीम ने झल्लाते हुए कहा, ये तुम्हारा जाती ख्याल है जिसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। गोया तुम शराफत से मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों मिस्टर विलियम पोकर या जोकर या तुम जो कोई भी हो, अपनी औकात से बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस बार बोशन के लहजे में बरहमी और हकारत थी, और मैं इस बात को पसंद करने का आदी नहीं कि तुम जैसे लोगों की बात बर्दाश्त करूं। मैं अपनी तजवीज़ के सिलसिले में तुम्हारा जवाब सुनना पसंद करूंगा। नदीम ने करख्त आवाज में जवाब दिया, वो दो बदू मुलाकात के बगैर तुम्हारी किसी तजवीज़ पर अमल करने को तैयार नहीं हूँ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और अगर तुम मेरे बारे में वाकिफ हो तो ये भी जानते होगे कि बोशन की जुबान से एक बार जो बात निकल जाए वो पत्थर पर लकीर की हैसियत रखती है। मुझे मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी माँ जो हिंदू थी और दूसरों के घरों पर काम काज करके अपना पेट पालती थी, उसने किस तरह जोसेफ को अपने हुस्न के जाल में फांसा था। नदीम के लहजे में तलवार की काट थी। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी माँ ने मेरे कजन से बाकायदा शादी की थी, या तुम उनके दरमियान पैदा होने वाले नाजायज तल्लुकात की निशानी हो? शट अप यू सन ऑफ ए, बोशन गर्ज पड़ा। ओके मिस्टर बास्टर्ड, तुम मुझे बहुत जल्द इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुमने मेरी तजवीज़ नाम मानकर कितनी हमाकत का सबूत दिया है। नदीम ने नफरत से कहा और फिर किसी जवाब का इंतजार किए बगैर रसूल क्रेडो पर रखकर माइक ऑफ कर दिया, और अब उसके होंठों पर एक शरीर और बैनी खेद मुस्कुराहट खेल रही थी। मैं नहीं समझ सका कि तुम्हें किसी विलियम पोकर का किरदार तख्लीक करने से क्या हासिल होगा। मैंने नदीम से कहा, मोहब्बत और जंग में बहुत से किरदार दरमियान में आ जाते हैं। नदीम ने सिगरेट जलाकर एक तवील कश लेते हुए जवाब दिया, तुम चौका कानून के मुहाफिज रह चुके हो, इसलिए जुराइम की दुनिया के पीछो खम से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। क्या कहना चाहते हो? मेरी एक बात याद रखो, अगर दुश्मन को कमजोर करना हो तो उसके असाब पर हमला आवर हो। नदीम ने कहा, और विलियम पोकर का किरदार फर्जी ही सही, लेकिन बोशन जैसे लालची आदमी की रातों की नींद हराम कर देने में बड़ा मौसर साबित होगा। और उसके बाद जो कुछ होगा उसके बारे में वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अभी तो मैंने बोशन के साथ शतरंज के खेल में पहली चाल चली है। दूसरी चाल क्या होगी? मैंने वजाहत तलब नजरों से नदीम को घूरा। जवाब में नदीम ने महज मुस्कुराने पर इत्तफाक की और फिर उसने माइक का रसूल दोबारा ऑन किया और किसी के नंबर घुमाने लगा। हेलो, डीएसपी सिराज स्पीकिंग। दूसरी जानब से सिराज की आवाज उभरी, मैं बोशन जोसेफ का एक अजीज बोल रहा हूँ, विलियम पोकर। नदीम ने एक बार फिर गैर मुल्कियों की आवाज इख्तियार कर ली। मेरे लिए कोई खास काम? सिराज के लहजे में खुशकी थी। शायद हालात के पेश नजर वो बोशन जोसेफ या उसके किसी अजीज का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर सकता था। उससे इल्म था कि बोशन की असलियत क्या है। कोई दरमियानी तबके का आदमी होता तो सिराज उसे अब तक कैफरे किरदार तक पहुंचा चुका होता, लेकिन उसे बखूबी इल्म था कि बोशन के तल्लुकात खास तौर पर वजीर कानून से किस कदर मादरे पदर आजाद हैं। ऐसी हालत में सिराज के कदम की एक मामूली सी लड़खड़ाहट भी उसकी तमाम उम्र की बेदाग मुलाजमत को मलिया मेट कर सकती थी। यकीनन यही वजह थी जो विलियम पोकर का नाम बोशन के किसी अजीज की हैसियत से सुनते ही उसके लबू लहजे में बेजारी आ गई थी। डोंट वरी मिस्टर सिराज, नदीम ने उसकी कफियत का अंदाजा लगाते हुए दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया। मैं बोशन का नहीं बल्कि जोसेफ का अजीजदार हूँ, जिसकी दौलत पर बोशन ऐश कर रहा है। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी मजबूरी का एहसास है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद के बगैर भी बोशन से इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। नदीम के लहजे में गुर्राहट आ गई।
वो वालदा हराम मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर रहा है और मैंने तय कर लिया है कि जिस मकसद के लिए मैंने एक तवील सफर तय किया उसे पूरा किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, चाहे उसकी खातिर मुझे अपनी मौत ही क्यों ना गवारा करनी पड़े। क्या यह मुनासिब ना होगा कि हम फोन पर गुफ्तगू करने की बजाय? नहीं, नदीम ने सिराज का जुमला काटते हुए जवाब दिया। बोशन ने भी मुझे बेनकाब करने की खातिर कुछ ऐसी ही पेशकश की थी, लेकिन मैं फिलहाल इस वक्त तक पर्दे के पीछे रहना चाहता हूँ, जब तक उसको उसकी औकात का एहसास ना दिला दूं। ये आपका और मिस्टर बोशन का जाती मामला है और तुम कानून के मुहाफिज हो डीएसपी, और मैं तुम्हें एक ऐसी इतला फराहम करना चाहता हूँ जिसके बाद तुम्हारा तलक पैदा हो जाएगा। नदीम ने सरसराते हुए लहजे में कहा। बहराम का नाम कभी सुना है तुमने? हाँ, इस बार सिराज ने बेजारी की बजाय दिलचस्पी का अजहार करते हुए जवाब दिया। वो एक खतरनाक मुजरिम है जिसके नाम पर अब तक अनगिनत वारदातें पुलिस के रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता। इसके अलावा उसे भूषण जैसे वालदन हराम की हमायत भी हासिल है। नदीम ने जुमला पूरा करते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हें किसी सबूत की जरूरत पेश नहीं आएगी। तुम चाहो तो इसी वक्त बहराम को अपनी तहवील में ले सकते हो। मैं समझा नहीं। बहराम इस वक्त एक अकड़ी हुई सर्द लाश की तरह अपने फ्लैट के बिस्तर पर पड़ा है। तुम उसकी लाश को अपनी तहवील में ले सकते हो। इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि बहराम के फ्लैट की तफसीली तलाशी लेने के बाद तुम्हें कुछ ऐसे सबूत भी मिल जाएं जो उसकी और बोशन के दरमियान गठजोड़ साबित करने के लिए मुअस्सर साबित हों। बहराम का कत्ल किसने किया? सिराज ने तेजी से सवाल किया। तुम्हें सिर्फ आम खाने से गर्द होनी चाहिए, नदीम ने हकारत से कहा और फिर संजीदगी से बोला। आज की रात तुम बहराम पर खर्च कर दो। कल मैं तुम्हें एक ऐसी इतला दूंगा जिसमें अगर तुमने दूर अंदेशी से काम लिया तो बोशन को आहनी सलाखों तक ले जाने में तुम्हें कोई दुश्वारी लाहक नहीं होगी। क्या तुम कबल अज वक्त मुझे कोई इशारा दे सकते हो? हाँ, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि कल तुम्हें बोशन के एक ऐसे एजेंट को गिरफ्तार करना होगा जो उसकी नुतफा ना तहकीक के लिए बड़े पैमाने पर स्मगलिंग कर रहा है। हो सकता है अगर तुम उसे पुलिस के ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट की फुल डोज देने में कामयाब हो गए तो वह सब कुछ उगल देगा। तुम्हें उस शख्स की गुफ्तगू करते वक्त कोई खुफिया टेप रिकॉर्डर साथ रखना होगा ताकि तुम उसकी आवाज में इसका एतराफ और बोशन से उसका ताल्लुक रिकॉर्ड कर सको। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो मैं यकीनन तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। लेकिन एक बात अभी मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? अगर तुम वाकई जोसेफ के अजीजदार हो तो इतने अरसे तक सामने आने से क्यों गुरेज करते रहे? मेरे साथ भी वही मजबूरियां लाहक हैं जो तुम्हें दरपेश हैं। क्या मतलब? सबूत, नदीम ने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन अब मैं सहरामी सूर के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल करने के बाद उसके करीब आया हूँ, लेकिन इतना करीब भी नहीं कि वो मेरी बू सूंघ कर अपने शिकारी कुत्तों को मेरे पीछे लगा सके। तुम शायद मेरा मतलब समझ रहे होगे। बहराम को कत्ल करने में क्या मसरत दरपेश थी? सिराज ने पूछा। मैं बोशन को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उससे कमजोर नहीं हूँ, नदीम ने करख्त और सफाक लहजे में कहा। बहराम का कत्ल मेरी प्रोग्राम की पहली कड़ी है। उसके अलावा भी बोशन के कुछ पालतू कुत्ते मेरी हिट लिस्ट पर मौजूद हैं। 1 मिनट, सिराज ने बड़ी जल्दबाजी में कहा। मेरे फोन पर एक दूसरी कॉल के सिग्नल मसूल हो रहे हैं। मैं उसे अटेंड करके दोबारा तुमसे बात करता हूँ। लाइन डिस्कनेक्ट ना करना। मुझे इल्म है मिस्टर डीएसपी कि तुम एक ईमानदार, तजर्बेकार और ज़हीन पुलिस अफसर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मुझे धोखा दे सको। नदीम ने सर्द लहजा इख्तियार किया। तुम्हारी कोशिश मेरा नंबर ट्रेस करने में कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि मैं एक बूथ से बात कर रहा हूँ। फिलहाल तुम वक्त जाया किए बगैर बहराम के फ्लैट पर पहुंचने की कोशिश करना, वरना अगर उस जंगली सूर को भिनक भी मिल गई तो शायद तुम तमाम जिंदगी बहराम की लाश भी ना तलाश कर सको। कल तुमसे दोबारा गुफ्तगू होगी। बाय बाय। नदीम ने दोबारा रसूल रखकर माइक बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसने बोशन के असाब को कमजोर करने के जो तरीके इस्तेमाल किए थे वो अपनी जगह दुरुस्त थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि बोशन जैसा साहबी हसीयत और असर रसूख रखने वाला इतनी आसानी से माउस ट्रैप में आ जाएगा। चुनाचा मैंने नदीम से कहा, क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम लॉन्ग रूट इख्तियार करने के बजाय किसी शॉर्टकट से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें? निहायत आसान तरीका है, नदीम ने मासूमियत से जवाब दिया। मैं अपने किसी मातहत को भी इस बात पर आमादा कर सकता हूं कि वो कोई पहला सुनारी मौका मिलते ही रिवाल्वर का पूरा चैम्बर बोशन के जिस्म पर खाली कर दे, और पकड़े जाने की सूरत में क्या होगा? मुझे आज तक मेरी किसी मातहत ने मायूस नहीं किया, नदीम ने पूरे एतमाद से जवाब दिया।
अव्वल तो मेरे आदमी कच्चा काम करने की गरेज करते हैं और उस काम के पसे पर्दा नताइज को ज़हन में महफूज रखते हैं। रहा भूषण का मामला तो मैं उसकी मौत के लिए किसी ऐसे ही आदमी का इंतखाब करूंगा जिसकी नाकामी के इम्कानात कम होंगे, और अगर बदनसीबी से वो कानून के नजरों में आ गया तो पकड़े जाने से पहले वो खुदकशी को तरजीह देगा। मेरा ख्याल है कि ये तरीका कामयाब नहीं होगा। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा। जो लोग खुद को बहुत अहम समझते हैं या जुराइम की दुनिया में कोई खास मकाम रखते हैं, वो अपने गिरदो पेश से भी कभी बेखबर नहीं होते। भूषण ने भी यकीनन ऐसे गार्ड मुकर्रर कर रखे होंगे जो किसी की नजरों में आए बगैर उसकी मुकम्मल हिफाजत का ख्याल रखते होंगे। फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने अभी तक कोई आखिरी नतीजा अखज़ नहीं किया। मैंने अपने सीने के अंदर इंतकाम की सुलगती आग पर काबू पाते हुए जवाब दिया। अलबत्ता मैं इतना जरूर जानता हूँ कि भूषण और उसके जर खरीद दहशत गर्दों ही ने मोहनी या कोमल वर्मा के उकसाने पर मेरे घर को नजर आतश किया है। इत्तेफाक ही था कि जो मेरी माँ मौत के मुंह से माल बाल बच गई, वरना शायद डैडी की तरह वो भी तागूती कुव्वतों का शिकार हो गई होती। मैं इन तमाम वारदातों को आसानी से फरामोश भी नहीं कर सकता। शहबाज, नदीम ने मेरे चेहरे के तासरात से मेरे दिल की कैफियत का अंदाजा लगाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मुझे अंकल की मौत और आंटी को पेश आने वाले हादसे से कोई दुख ना पहुंचा होगा? मैं तुम्हारी दोस्ती पर फख्र करता हूं, लेकिन तुम कोई हमाकत का सबूत नहीं दोगे। नदीम ने मेरा जुमला काटते हुए कहा, और अगर मेरी नसीहत के बावजूद तुम्हारे जहन में कोई प्लान है तो मैं भी उसमें शामिल होना पसंद करूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम तनहा कोई कदम उठाने की गलती नहीं करोगे। खान जाबर के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने नदीम की बात को बड़ी खूबसूरती से टालते हुए पूछा। बहराम की लाश के बाद खान जाबर के जिस्म के टुकड़े वसूल करने के बाद भूषण को यकीनन कोई खुशी नहीं होगी। नदीम के लहजे में सफाकी थी। मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद भूषण आसानी से अपनी बात तस्लीम नहीं करेगा। हमें भूषण की हार तस्लीम करने की बजाय उसकी बौखलाहट पर ज्यादा खुशी महसूस होगी। नदीम ने बेपरवाही से कहा, तुमने कभी बिल्ली और चूहे के दरमियान होने वाले जिंदगी और मौत का खेल देखा है? बिल्ली चूहे पर काबू पाने के बावजूद उसे फौरी तौर पर खत्म नहीं करती, पंजे मार मार कर उसे अजियत देती है। वो चूहे को भागने का मौका भी फराहम करती है, लेकिन निगाहों से ओझल नहीं होने देती, और फिर इससे पहले कि उसका शिकार उसकी दस्तरस से दूर हो, वो दोबारा झपट कर उसे अपने पंजों में जकड़ लेती है। मैं भी भूषण जोसेफ के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलने का फैसला कर चुका हूँ। दानिश का क्या बनेगा? मैंने पहलू बदल कर पूछा। क्या दोबारा मंजर आम पर आने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। नदीम ने मेरे शुबे की तायद की। हो सकता है कि उसका अंजाम मास्टर टोनी से भी ज्यादा खतरनाक और अजियतनाक हो, इसलिए मैंने उसे फिलहाल अंडरग्राउंड रखने का फैसला किया है। हालात जैसे ही साजगार होंगे, मैं उसे पहली फुर्सत में किसी दूसरे मुल्क के लिए रवाना कर दूंगा। क्या तागूती कुव्वतें जो हमारी तबाह बर्बादी और मौत की ख्वाह हैं, वो दानिश को बख्श देंगी? मास्टर टोनी को भी इसीलिए जिंदगी भर के लिए माजूर और मफलूज किया गया था। उसने मेरी खातिर कोमल वर्मा को अगवा करने की कोशिश की थी। ऐसी सूरत में तो बस एक ही तरीका कार बाकी रह जाता है। वो क्या? तुम अपनी कालका रानी से राब्ता कायम करके मालूम करने की कोशिश करो कि हमें तागूती गंदी और नापाक कुव्वतों से बचने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। नदीम के लहजे में गहरा तन था और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक बैठा इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उठकर कसीनों से बाहर आ गया। चलते वक्त नदीम ने एक बार फिर मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसे मशवरा किए बगैर भूषण जोसेफ या किसी और दुश्मन के सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं करूंगा। गाड़ी चलाते हुए मेरी नजरें सामने सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन जहन के हालात के ताने बाने सुलझाने में मसरूफ था। रूपनगर से जो कहानी शुरू हुई थी वो तूल पकड़ते पकड़ते भूषण वर्मा तक आ गई थी। इस दौरान मुख्तलिफ हादसा भी पेश आए, लेकिन मैं अभी तक महफूज था। मगर मेरे दुश्मन और शैतानी कुव्वतें मुझे सुरंगों करने की खातिर हर तरह से कमर बस्ता थी। मेरे वालिद की अजियतनाक मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। जुराइम की दुनिया अगर शतरंज की बसात की हैसियत रखती थी तो मेरे मुकाबले में नदीम बहुत दूर अंदेश और शातिर खिलाड़ी वाक़या हुआ था। बहराम को मास्टर की के जरिए जहन्नम में रसीद करने के बाद उसने विलियम पॉकर के जिस किरदार को तख्लीक किया वह हर एतबार से भरपूर था। उसने भूषण जोसेफ को दूसरी तरफ लगाने की खातिर अपने जराए से जिस मरीज के बारे में हीरे और जवाहरात स्मगलिंग करने की मालूमात हासिल की, वो भी एक अहम कारनामा था। वो भूषण के असाब को कमजोर करने के बाद उसे रेजा रेजा करके मौत से हमकनार करने का ख्वाहिशमंद था।
اس की चालें यकीनन काबिल सताज थी। बहराम की लाश दस्तयाब होने के बाद उसके जहन में जरूर एक गुलबली सी मचेगी और उसके बाद करोड़ों का नुकसान होने की खबर उसके लिए एक धचका साबित होती। फिर खान जाबर के जिस्मों के टुकड़ों का पार्सल मासूल हो जाने के बाद शायद उसके अंदर एक हलचल भी बर्पा हो जाती। विलियम पोकर का फर्जी किरदार और जिसके सामने हकीकत का रंग इख्तियार कर सकता था। नदीम ने असाबी तौर पर बोशन जोसेफ को कमजोर करने का जो प्लान मुरतब किया वो अपनी जगह भरपूर था। शैतानी कुव्वत नदीम के जहन और मेरे दिल की गहराई में झांकने से कारसर थी, लेकिन वह बहराम की मौत और खान जाबर के बारे में यकीनन इल्म रखती होंगी, और अगर ऐसा था तो फिर तागूती कुव्वतें बोशन को कबल वक्त पेश आने वाले खतरात से आगाह भी कर सकती थीं। नदीम की शातराना चालों का तोड़ भी उनकी गंदी रूहों के लिए किसी खेल तमाशे से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। ऐसी सूरत में मेरे लिए खेल को तूल देने का इरादा खतरनाक भी हो सकता था। चुनाचा मेरा जहन किसी शॉर्टकट के बारे में बड़ी संजीदगी से गौर खोज कर रहा था। अचानक मेरे जहन में एक पुराना मुसल्लस उभरा, कालका, मोहिनी और लेडी मक्कलानस। मैंने सोचा कहीं ये तीनों पुरइसरार किरदार एक ही शख्सियत के मुख्तलिफ रूप तो नहीं हैं, जो सूरतें बदल बदल कर मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही हैं। कालका की मजबूरी की कमानी मुझे वक्ती तौर पर फरेब देने लगी। मोहिनी की ताकत की पुष्ट पर कौन था, कालका या फिर लेडी मक्कलानस? मैं अभी जहनी जमन ठीक करने में मसरूफ था कि मेरे जहन में यकलक कंबल पोश बुजुर्ग का ख्याल उभर आया। एक अरसे से वह मेरी रहनुमाई की खातर सामने नहीं आए थे। शायद मुझसे नाराज थे इसलिए कि मैंने उनके बताए हुए रास्तों पर अमल नहीं किया था, मगर उनका दिया हुआ संदली अंगूठी का तोहफा मेरी उंगली में मौजूद था। यह उसी अंगूठी की करामत थी कि जो शैतानी कुव्वतें मेरे दिल का हाल जानने से कासर थी। कालका के अलावा मोहिनी ने भी इसका एतराफ किया था। लेडी मक्कलानस ने भी मुझे यही बावर कराने की कोशिश की कि वो भी इसी कुव्वत का खोज लगाने की खातर मेरी शख्सियत में दिलचस्पी ले रही है, वरना एक आम शख्स की हैसियत से मेरे अंदर अपना कोई खास बात नहीं थी जो वो ऐसे कीमती वक्त का ज़िया करती। मेरे जहन में शंकर का तस्वर उभरा, जिसने दावर के मर जाने के बाद दोबारा उसे जिंदा किया था और मेरी हलाकत पर मामूर किया था, लेकिन उसी संदली अंगूठी की करामत ने उसे जलाकर खाक कर दिया। कालका ने मुझसे कहा था कि जब दो कुव्वतें आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक जलकर खाक तर हो जाती है। गालबन इसीलिए उसने मुझे मना किया था कि मैं उसके खूबसूरत और हसीन जिस्म को हाथ लगाने की गलती ना करूं, और मैंने संदली अंगूठी की सिमत गौर से देखा। मैं उसकी करामत से कोई अहम काम लेने का मंसूबा बना रहा था कि अचानक मुझे कार में अपने बहुत करीब किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। कालका, मेरे जहन में कालका का तस्वर जाग उठा और मेरा अंदाजा गलत नहीं था, इसलिए एक लम्हे के बाद ही मेरे कानों में कालका की मानूस आवाज गूंजी, शहबाज, मैं देख रही हूँ कि तुम इस समय कुछ ज्यादा ही बेअक्ल हो। क्या तुम परेशानियों की वजह नहीं जानती? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। मैं विश्वास से नहीं कह सकती, इसलिए कि अभी तक मेरे और तुम्हारे दिल की गहराइयों के दरमियान एक स्याह चादर तनी हुई है, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम उस समय बोशन के बारे में सोच रहे हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल गलत नहीं, अभी कुछ मत सोचो, उसने संजीदगी से कहा। जब तक मोहिनी की शक्ति उसकी सहायता कर रही है तुम उसके खिलाफ कुछ न कर सकोगे। कुछ देर इंतजार करो, देवता मेरी छीनी हुई शक्तियां वापस करने वाले हैं। उसके बाद तुम अपनी आंखों से देख लेना कि मोहिनी का अंत शंकर से भी ज्यादा भयानक होगा, और देवी देवता तुम्हें दोबारा सजा देने की खातर तुम्हारे ऊपर अपना एताब नादल कर देंगे। मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए पूछा। ना जाने क्यों इस वक्त कालका का मशवरा मेरे हलक से नीचे नहीं उतर सका। तुम्हारे कारण मुझे सब मंजूर है। उसके लहजे में प्यार की शिद्दत और जज्बों की फरवानी थी। तुमने कहा था कि अगर तुमने दोबारा देवी देवताओं की मर्जी के बगैर कोई खतरनाक कदम उठाया तो वह तुम्हें हमेशा के लिए एक मूर्ति की शक्ल में तब्दील कर देंगे। फिर तुम्हारे लिए मुआफी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। हाँ, मैंने गलत नहीं कहा था। कालका ने एक लम्हे की खामोशी के बाद जवाब दिया और फिर हसरत भरी आवाज में बोली, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार हूँ। मैं अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर अजियत की मौत मारने का ख्वाह हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, क्या तुम मुझे उसके लिए कोई आसान रास्ता बता सकती हो? उसके लिए सबसे पहले मोहिनी की शक्ति को खत्म करना होगा। उसके बगैर तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं होंगी। गोया फिलहाल तुम मुझे दिलासा देने के अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने खुश्क लहजे में कहा। निराश मत हो शहबाज, अपनी कालका रानी पर विश्वास रखो। आज जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे।
एक बात पूछूं कालका, मैंने संदली अंगूठी की जानब किन अखियों से देखते हुए कहा। मेरे जहन में दावर का अंजाम रक्स कर रहा था। पूछो, क्या तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दोगी? आज नहीं, फिर कभी सही। क्यों आज क्यों नहीं? आज मैं उस रूप में नहीं हूँ जिसे सुंदर रूप में तुम अपनी कालका रानी को देखना चाहते हो। कालका के लहजे में मामूली सी घबराहट भी थी। मैंने तुम्हें उस रूप में भी पसंद किया था जब तुमने नागन की शक्ल इख्तियार करके शंकर को मेरे रास्ते से हटाया था। मैंने कालका के लहजे की परेशानी को महसूस करते हुए कहा, मुझे मजबूर ना करो शहबाद, आज मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। कोई खास वजह? मैंने उसे टटोलने की खातर सवाल किया। हाँ, तुमने अपने मन मंदिर में जिस मूर्ति को सजा रखा है, मैं उसे जानबूझकर खत्म नहीं करना चाहती। मैं समझा नहीं। इस समय तुम्हें समझा भी नहीं सकती, कालका ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी। कालका, मैंने उसे कई बार आवाजें दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब मसूल नहीं हुआ। शायद वो जा चुकी थी और मेरे जहन में मुतअद्दिद सवालात कुल बुलाने लगे। क्या कालका को मेरे इरादे का इल्म हो गया था कि मैं संदली अंगूठी की करामत को उस पर आजमाना चाहता हूँ? लेकिन अगर वो मेरे दिल के गहराइयों में झांकने से कासर थी, तो फिर वो कौन सा शुबा था जिसने उसे मेरे सामने जाहिर होने से बाज रखा? क्या मेरा ख्याल दुरुस्त था कि कालका, मोहिनी और लेडी मकलानस एक ही शख्सियत के तीन मुख्तलिफ रूप हैं? कालका को इतनी जल्दी में जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? मेरा घर करीब आ रहा था और कालका के सिलसिले में मेरे जहन में मुख्तलिफ शुबहात उभर रहे थे, लेकिन कबल इसके कि मैं किसी आखिरी नतीजे पर पहुंच सकता, अजना के कबीले से ताल्लुक रखने वाले उसी नादीदा मेहरबान की आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई, जिसे कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी हिफाजत पर मामूर किया था। मेरे अजीज, जितनी जल्दी मुमकिन हो गाड़ी से उतरकर दूर भागने की कोशिश करो। क्यों, क्या मुझे कोई खतरा दरपेश है? मैंने चौंकते हुए सवाल किया। हाँ, तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी तबाही के लिए एक जाल बिछाया है, कोई टाइम बम। वक्त जाया मत करो मेरे अजीज, वरना शायद तुम्हें पछताने का मौका भी न मिल सके। यहाँ सफेद मियाँ साहब, सफेद रोश कंबल बुजुर्ग शायद मुझसे अभी तक नाराज हैं। मैंने गाड़ी को तेजी सड़क के किनारे रोकते हुए सवाल किया। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं है। अगर ये बात है तो फिर मैं अल्लाह के उस बरगजीदा बुजुर्ग की खुशी की खातिर अपनी जान देने को तैयार हूँ। जिद ना करो मेरे अजीज, अगर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गए तो मैं पीरो मुर्शिद को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं कोई जवाब देना चाहता था कि कान के पर्दे पाड़ देने वाला एक खौफनाक धमाका हुआ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि कार के टुकड़ों के साथ मैं भी फिजा में बिखर गया था, और फिर क्या हुआ मुझे इसके बारे में कोई इल्म ना हो सका। मेरा जहन गुप्त अंधेरों में डूब गया। एक बार पहले भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हादसा पेश आ चुका था, लेकिन इस वक्त मैं किस्मत से जिंदा बच गया। लेकिन इस बार शायद मैं मौत की अब्दी नींद सो चुका था। जिंदगी और मौत के दरमियान इस किस्म की आंख मचोली कोई नई या अनहोनी बात नहीं थी। कभी कोई मजदूर किसी ज़ैर तमीर इमारत की 8वीं मंजिल से गिरता है और उसे मामूली सी खराश भी नहीं आती, और कभी अजल कर सर्द हाथ चलते चलते किसी राहगीर की गर्दन पर अपनी गिरफ्त अचानक इस कदर मजबूत करता है वो किसी से मदद मांगे बगैर जमीन पर गिरता है और उसकी जिस्म से परवाज कर जाती है। मुझे अपनी मौत का यकीन उसी वक्त आ चुका था जब खौफनाक धमाके से मेरी गाड़ी के पुर्जे फिजा में बिखर गए। मैं किसी रबड़ की बेजान गेंद की मानत उछला था और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे अपनी मौत का गम नहीं था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि मुझे अपने दुश्मनों से खातर खवा इंतकाम नहीं ले सका, और मेरी मौत की खबर सुनकर वो यकीनन खुश हुए होंगे। मोहिनी की गंदी आत्मा को करार आ गया होगा, लेकिन अपनी मौत से खुद मेरा भी कुछ हिस्सा था। कंबल पोश बुजुर्ग ने मेरी हिफाजत के लिए अजना के कबीले से जिस नेक दिल बुजुर्ग दिल का इंतखाब किया था, उसने बर वक्त मुझे पेश आने वाले खतरा से आगाह कर दिया था, और मेरे ज़हन में अभी तक उसके अल्फाज गूंज रहे थे। मेरे अजीज, जितनी जल्दी मुमकिन हो गाड़ी से उतरकर दूर भागने की कोशिश करो। वक्त जाया मत करो, वरना शायद में पछताने का मौका भी न मिल सके। अगर दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गए तो मैं पीरो मुर्शिद को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन मैं उसकी बातों पर अमल करने की बजाय उससे बहस में उलझ गया, और मैंने उससे मियाँ साहब की नाराजगी का सबब दरियाफ्त किया था, और उसने कहा था कि उसे मेरे इस सवाल का जवाब देने की इजाजत नहीं। और फिर वो हौलनाक हादसा पेश आ गया जिसकी निशानदही की गई थी। मरने के बाद भी शायद मेरी रूह इसी दुनिया में भटक रही थी। मैं इस हादसे के बारे में गौर फिक्र कर रहा था कि वो किसी टाइम बम का धमाका ही था जिसने दुनिया से मेरा तलक मुंतके कर दिया। लेकिन वह बम मेरी गाड़ी में किस तरह आ गया? मैंने सोचा, और शायद इस वक्त जब मैं नदीम से उसके आपस में बैठा गुफ्तगू में मसरूफ था, मेरे किसी दुश्मन ने मौका पाकर वो आतशगीर मादा
मेरी गाड़ी में कहीं खुफिया तौर पर फिट कर दिया होगा, मगर दुश्मन का कोई आदमी मेरी गाड़ी तक किस तरह पहुंचने में कामयाब हो गया। जहां मैंने गाड़ी खड़ी की थी वो हिस्सा अकब की जानब था और सिर्फ नदीम की गाड़ियों के लिए मखसूस था। उस हिस्से में बाकायदा नदीम के खुफिया अमले के अफराद तैनात रहते थे ताकि कोई इस किस्म की साजिशी कार्रवाई न कर सके जिसका मैं शिकार हुआ था। मोहनी, मेरे तस्वर में मोहनी का मकरू नाम गूंजा। यकीनन उसी ने अपनी पली ताकत के जरिए से नदीम के किसी आदमी को ट्रेप किया होगा जिसने बेहोशी के आलम में मौत के इस खतरनाक ड्रामे को रचाने में मोहनी का साथ दिया होगा। मोहनी की गंदी कुव्वत मेरे और नदीम के सिलसिले में कुछ करने से कासर थी, लेकिन तीसरी किसी शख्सियत को अपनी काली ताकत के जाल में फांसता और उसके लिए कोई दुश्वार नहीं था। कदीर की सूरत में उसकी गंदी कुव्वत का तमाशा देख चुका था। इस वक्त भी किसी गैदी कुव्वत ने मेरी मदद की। संदर और लोबान का एक झोंका मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ था और वो तिलस्म टूट कर रेदा रेदा हो गया था जो कदीर के दिलो दिमाग पर मुसल्लत था। शहबाज, नदीम की आवाज मेरे कानों में गूंजी तो मैं तड़प उठा। शायद वो मेरी रूह को आवाज दे रहा था, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन कोई जवाब देने के काबिल नहीं था। शहबाज मेरे दोस्त, आंखें खोलो, खुदा का बड़ा करम है कि तुम मोजजाती तौर पर बच गए, वरना। नदीम ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर इस बार उसने जो कुछ कहा था उससे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ और मेरा ख्याल है कि आप उन्हें फिलहाल आराम करने दें। एक और आवाज मेरी कुव्वत समाज से टकराई। हो सकता है कि हादसे की दहशत अभी तक उनके जहन पर मुसल्लत हो। डॉक्टर, नदीम ने परेशानी से सवाल किया, कि आपको यकीन है कि मेरे दोस्त को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं आई जिसकी वजह से आप बिल्कुल परेशान ना हो? डॉक्टर ने जवाब दिया, हम हर तरह से इम्तिहान कर चुके हैं। आपके दोस्त हैरत अंगेज तौर पर इस हादसे से बिल्कुल महफूज रहे हैं। मैं शायद मरा नहीं बल्कि जिंदा था और किसी अस्पताल में था। नदीम और डॉक्टर की गुफ्तगू ने मेरे और मौत के दरमियान एक खुशगवार खलीज पैदा कर दी और मैंने आहिस्ता से अपने हाथों को जुम्बश दी। मुझे नाकामी नहीं हुई। मैंने आंख खोल कर देखा, नदीम और डॉक्टर के अलावा एक खूबसूरत सी नर्स भी मेरे बिस्तर के करीब मौजूद थी। शहबाज, नदीम मुझे आंखें खोलते देखकर खुशी से दीवाना हो गया। खुदा का शुक्र है कि तुम होश में आ गए। मैं अब चलता हूँ, डॉक्टर ने कहा। सिर्फ रात की बात है, सुबह हम दोनों मुआयना करेंगे, उसके बाद आप अपने दोस्त को घर ले जा सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर, नदीम ने बड़ी गर्मजोशी से कहा और फिर डॉक्टर और नर्स के जाने के बाद बोला, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर तुम बच गए तो 100 गरीबों में खाना तकसीम करूंगा। तुम और मन्नत, मैंने मदम आवाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरी कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। क्यों, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? हो तो सही, लेकिन तुम्हारे साथ आधा तीतर और आधा बटेर वाला मसला है। बातें कम करो, तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है। तुम्हें हादसे की इतला किस तरह हुई? मैंने उसकी बात का नजरअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया। हादसे की इतला मुझे मेरे उसी कारिंदे ने दी जिसने तुम्हारी गाड़ी में प्लास्टिक बम फिट किया था। नदीम यकला संजीदा हो गया। क्या? मैं हैरत से चौंक पड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ, नदीम ने होंठ काटते हुए कहा। उसका बयान है कि एक खूबसूरत और हसीन औरत ने उसे तकरीबी कार्रवाई पर मजबूर किया था और वह उसकी खूबसूरती में इतना गले हो गया कि उसकी ख्वाहिश की तकमील से इनकार ना कर सका और फिर वो औरत यकलक उसकी नजरों से उज्जल हो गए और उसके बाद वो खुद भी भूल गया कि वो खतरनाक साजिश का इर्तिकाब कर चुका है और दूसरी बार उसे उस वक्त अपनी हमाकत का एहसास हुआ जब उसी औरत की आवाज ने उसे तुम्हें पेश आने वाले हादसे की इतला दी और हुक्म दिया था कि उसकी इतला मुझ तक पहुंचा दी जाए। मोहनी ने मुख्तसरन अपने ख्याल का इजहार किया। हो सकता है वही हो। तुम्हारा आदमी का क्या बना? मैंने जल्दी से पूछा। कि तुमने उसे मार दिया? पहले फौरी तौर पर मेरे ज़हन में यही ख्याल उभरा था कि उस गद्दार के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मुझे बस अचानक ही मोहनी की कमीनगी का ख्याल आ गया। नदीम ने सर्द लहजे में कहा। एक तरफ उसने तुमको अपनी गंदी कुव्वत का निशाना बनाने की कोशिश की और दूसरी तरफ उसकी ये चाल थी कि मेरे एक कारिंदे को मेरे ही हाथों जहन्नम रसीद करा दे। मुझे अस्पताल कौन लाया था? मैंने कुछ सोचते हुए दरियाफ्त किया। डॉक्टर का बयान है कि वो एक बूढ़ा शख्स था। अब वो कहाँ है? अस्पताल के अमले को भी उसी की फिक्र लाहक है, नदीम ने जवाब दिया। तुम्हारा केस इमरजेंसी का था, इसलिए वो सब तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो गए और फिर तुम्हारी जन्म से इत्मीनान हो जाने के बाद उन्हें बूढ़े का ख्याल आया, लेकिन वो तुम्हें दाखिल करवाने के बाद वहां मौजूद नहीं था।
और तुम्हें इस अस्पताल का इल्म किस तरह हुआ? मैंने कबल पोस्ट बुजुर्ग के बारे में सोचते हुए सवाल किया। उस अस्पताल की निशानदही भी मेरे उसी आदमी ने की थी जो मोहिनी की साजिश का शिकार हुआ। मैं जवाब में मुस्कुराया तो नदीम ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन परेशान मत हो। अब मोहिनी या तुम्हारी कालका रानी की पलीद कुव्वतें दोबारा मेरे किसी आदमी को अपना गुलाम नहीं बना सकेंगी। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से नदीम को देखा। क्या तुम भी किसी ऐसे काले इल्म के माहिर हो जो अपने कारिंदों को नाकाबिल तस्गीर बना दोगे? तुमने सराज या बहराम के बारे में कुछ दरियाफत नहीं किया? नदीम ने बड़ी खूबसूरती से मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा और फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, सराज ने बहराम की लाश दस्तयाब कर ली है, लेकिन उसके फ्लैट की तलाशी की हसरत उसके दिल में ही रह गई। मैं समझा नहीं। मुझे यकीन है कि बहराम के फ्लैट में कहीं कुछ ऐसे सबूत में मौजूद थे जो अगर तुम्हारे सराज साहब के हाथ लग जाते तो फिर बोशन जोसेफ की गर्दन कानून के शिकंजे में फंस सकती थी, लेकिन मोहिनी या फिर तुम्हारी कालका रानी को यह मंजूर नहीं था। क्या मतलब? लाश दस्तयाब होने के बाद मिस्टर सराज और उनके कारिंदों ने जरूरी कार्रवाई के बाद बहराम के अकड़े हुए जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और फिर वो फ्लैट की तलाशी लेना चाहते थे कि अचानक फ्लैट में आग भड़क उठी और सब कुछ जलकर राख हो गया। हैरत की बात यह है कि उस आग के शोलों से कुर्बो जवार के किसी फ्लैट या उसके मकीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सराज का क्या ख्याल है? सुना है वे बुखलाए फिर रहे हैं, नदीम ने बेपरवाही से कहा। बहराम की लाश की दस्तयाबी उनके लिए एक बड़ा एजाज है, लेकिन फ्लैट में होने वाली आतिशज़दगी ने उनकी तमाम खुशी मलिया मेट कर दी। हो सकता है कुछ ऐसा ही हादसा उस मरीज के साथ भी पेश आ जाए जो बोशन के लिए नाजायज तजारत के कारोबार में मुलव्वस है। मैंने एक मकानी खदशे का इजहार किया। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, नदीम ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। उस यकीन की वजह मैंने नदीम को खरीदना चाहा। तुम उसे मेरी खुद एतमादी भी समझ सकते हो, उसने संजीदगी से कहा। मैं उस मरीज के अतराफ ऐसा जाल बुन दूंगा कि गंदी कुव्वतें उसका हिसार नहीं तोड़ सकेंगी। बोशन की खुशकिस्मती ही समझो कि यह ख्याल मुझे पहले नहीं आया, वरना बहराम के फ्लैट में आग के शोले भी नहीं भड़क सकते थे। नदीम, एक बात पूछूं? मैंने उसे बगौर घूरते हुए कहा। क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगे कि वह कौन सी रहमानी कुव्वत है जो तुम्हारी मदद करती है? मेरा ईमान, खुदा के वजूद पर मेरा यकीन और अपनी मुकद्दस किताब की उन आयात पर मुकम्मल भरोसा जो हर मर्ज का मुअस्सर इलाज होती है। बस एतकाद शर्त है। नदीम के लहजे में एक अजीब सी नूर की रोशनी मौजूद थी। उसकी आंखें रोशन चिराग की मानो झिलमिला रही थीं। ये तुम बोल रहे हो? मैंने नदीम को हैरत से देखा। मेरा ख्याल है कि शायद तुम्हारे सराज साहब को अभी तक इस हादसे की इत्तला नहीं मिली, वरना वो भागे चले आते। नदीम फिर अपने मूड में आकर बोला, ये भी हो सकता है कि वो अभी तक बहराम के फ्लैट की तलाशी में नाकामी का सोग मना रहे हों। क्या तुमने मरीज की आमद की मुकम्मल तफसील सराज को बता दी? इतनी जल्दी क्या है? अभी तो पूरे 24 घंटे बाकी हैं। हम बड़ी देर तक बोशन जोसेफ के मौजू पर बात करते रहे और फिर नर्स ने आकर मुझे सुकून की खातर नींद का इंजेक्शन लगा दिया तो नदीम सुबह आने का वादा करके चला गया। नदीम के जाने के बाद मैं हालात की पेचीदगियों में उलझा रहा। बहराम के फ्लैट में लगने वाली आग यकीनन उन्हीं तागीती कुव्वतों ने शरारत थी जो मेरे ऊपर अरसा हयात तंग कर देने का बेड़ा उठा चुकी थी। वो मेरे दुश्मनों के लिए काम कर रही थी, फिर बरा उनके खिलाफ किसी दस्तावेजी सबूत के वजूद को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं खासी देर तक मोहिनी और कोमल वर्मा के बारे में सोचता रहा और फिर यकलख्त मेरे जहन में कालका का तस्वर उभरा। आखिरी मुलाकात में मैंने उसे सामने आने पर मजबूर किया था, लेकिन वो ग्रेस से काम लेती रही और मेरी टालती रही, बहलाती रही और फिर मेरे इसरार बुढ़ा तो वो देवी देवताओं की पूर्ण इसरार बातें करने लगी और उसके बाद वो अचानक रुखसत हो गए। शायद वो मेरे सवालात से घबरा कर पहलू बचाना चाहती थी या फिर अजना के कबीले से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्ग की आमद का नतीजा थी जिसने उसे चले जाने पर मजबूर कर दिया। और मेरे जहन में आहिस्ता आहिस्ता नींद के इंजेक्शन का खुमार तारी हो रहा था और मेरी आंख के पपूटे बोझल होने लगे। मुझे आराम की जरूरत थी। ताज़ा दम होने के लिए आराम करना मेरे लिए मुअस्सर साबित हो सकता था। मैंने एक तवील जमाही ली और फिर करवट लेकर आंखें बंद कर ली। नींद की आगोश मेरे लिए कुशादा हो रही थी। जहन के सोचने और गौर फिक्र की कुव्वतें आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो रही थी। मुझे ठीक से याद नहीं कि उस वक्त मैं जाग रहा था या नींद की शदीद कफियतों से दो चार था जब कालका की मानूस आवाज ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। उसके लबो लहजे में इस वक्त मोहब्बत की आमेज़श या प्यार और जज्बों की चाशनी नहीं थी। वो लहजा बेहद सर्द और शफाक था। और फिर मैंने कालका को देखा जो मेरे बिस्तर के करीब
कुछ फासले पर ऐसी भयानक रूप में खड़ी थी कि मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर सरायत कर गई। उसकी खौफनाक आंखों से भयानक शोले लपक रहे थे। उसके करीब मंदिर को देखकर मैंने अपनी निगाहें फेरनी चाही, लेकिन मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे जकड़ कर बेबस कर दिया था, इस हद तक कि मैं अपनी पलकें भी झपकाने से कासर था। कालका का वो रूप इस कदर मकरूह और नाकाबिले बर्दाश्त था कि मुझे अबकाई सी आने लगी। इस वक्त कालका के जिस्म पर मुझे 2 की बजाय 6 या शायद 8 हाथ नजर आ रहे थे। उसने अपने एक हाथ में नंगा खंजर पकड़ा था और उसके दोनों कांधों पर जैसे 2 खतरनाक नाग उगे हुए थे जो हवा में फन गाड़े लहरा रहे थे। उनकी जुबानें बार बार मुंह से बाहर निकलकर लिपलिपा रही थीं और वो हौलनाक निगाहें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। कालका के होंठों पर गाढ़ा गाढ़ा खून फैला हुआ था, जैसे वो किसी का खून पीकर आई हो। उसकी निगाहों से शोले लपक रहे थे। उसकी रंगत उल्टे तवे से भी ज्यादा स्याह नजर आ रही थी। सर पर बालों की जगह छोटे छोटे बिच्छू डांक उठाए इधर उधर रेंगते फिर रहे थे। मैं दम खुद कालका के इस हौलनाक रूप को देखने पर मजबूर था और मेरे जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। फिर अचानक कालका ने एक भयानक कहका लगाया। उसके दांत ड्रेकोला की तरह लंबे लंबे, बेहंगम और नोकीले थे और मुझे झुर्झरी सी आ गई। शहबाज खान, कालका की मकरूह आवाज मेरे कानों में गूंजी। इस तरह आंखें फाड़े क्या देख रहे हो? कालका, मैंने सहमी हुई आवाज में जवाब दिया। ये तुम हो या मैं कोई परेशान ख्वाब देख रहा हूँ? मैं कोई सपना नहीं, हकीकत हूँ। लेकिन तुम्हारा ये रूप, क्या तुम मेरी खातर अपना रूप नहीं बदल सकती? मैंने इल्तिजा की। क्यों? उसने खून आलूदा होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। तुम तो मेरे प्रेमी हो शहबाज खान, और प्रेमी जिसे चाहता है उसकी मन की गहराइयों से चाहता है। रंग रूप और शरीर का सच्चे प्यार के आगे कोई मोल नहीं होता। मगर तुम इस रूप में मेरे सामने क्यों आई हो? मैंने धड़कते हुए दिल से सवाल किया। क्या तो केवल तुम्हें ये बताने की खातर कि कालका अगर तुम्हें प्यार कर सकती है तो तुम्हारा खून भी पी सकती है, ये तुम कह रही हो? हाँ, वो हकारत से बोली। ये सच है कि मैं तुम्हारे मन के अंदर नहीं झांक सकती, लेकिन अभी मेरे पास इतनी शक्ति मौजूद है कि मैं खतरे की बू सूंघ सकूं। मैं समझा नहीं। जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरते हुए बोली। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने हादसे से पहले मेरा रूप देखने की आशा केवल क्यों की थी? इसलिए कि मुझे तुम्हारा वो रूप पसंद है, मैंने जल्दी से जवाब दिया। इससे पहले भी मैं तुमसे कई बार दरख्वास्त कर चुका हूँ। तुम मेरे सुंदर शरीर को छूना चाहते हो, मेरे अंग अंग से अपने मन की प्यास बुझाना चाहते हो। क्यों? हाँ, मैंने इकरार किया कि मैं तुम्हारे वजूद का यकीन करना चाहता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वो गर्ज उठी। हादसे से पहले तुम्हारे मन में अपनी कालका रानी के लिए प्यार नहीं बल्कि खोट था। तुम दावर की तरह मुझे भी अपनी किसी शक्ति के जोर से जलाकर राख कर देने के सपने देख रहे थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, गंग सा रह गया। शायद इसलिए कि कालका अपने जिस शुबे का इजहार कर रही थी वो गलत नहीं था। तुम केवल एक मिनट हो शहबाज खान, वो बदस्तूर मुझे हकारत वाली निगाहों से घूरते हुए बोली। धरती पर किसी नाली में रेंगने वाले उस कीड़े की तरह जिसे कोई भी अपने पैरों तले मसल कर खत्म कर सकता है। तुम कालका और उसकी महान शक्तियों का मुकाबला करने का ध्यान अपने मन से खुर्च कर फेंक दो, वरना बहुत घाटे में रहोगे। कालका, मैंने जवाब में कुछ बहाना तराशने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इसका मौका नहीं दिया। मेरे साथ छल कपट से काम लेने की कोशिश मत करो। मैं चाहूं तो आंख के एक इशारे से तुम्हें जलाकर भस्म कर सकती हूँ, परंतु मैं मन के आगे मजबूर हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसीलिए तुम्हें इस समय क्षमा कर रही हूँ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर तुमने दोबारा कभी अपनी कालका रानी को धोखा देने की कोशिश की तो वो तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इस बार कालका के लहजे में नरमी थी और मैंने जल्दी से उस नरमी से फायदा उठाते हुए कहा, मुझे मारने के लिए मेरे दुश्मन ही बहुत हैं। अगर तुमने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं बिल्कुल बेबस हो जाऊंगा। नहीं, वो बड़े यकीन से बोली, जब तक कालका तुम्हारे साथ है कोई शक्ति तुम्हें जान से नहीं मार सकती। लेकिन वो हादसा, मैंने तेजी से कहा, क्या दुश्मन वो चाल मुझे खत्म कर देने के लिए चली थी? मुझे सब कुछ मालूम है शहबाज, वो सपाट लहजे में बोली। मोहिनी की पलीत आत्मा ने तुम्हारे मित्र के एक आदमी के दिमाग पर कब्जा करके तुम्हें मौत के घाट उतारने की चाल चली थी, लेकिन तुम बच गए, इसलिए कि शायद अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन और बाकी हैं। मैंने सर्द अरबा का जवाब दिया। नहीं, तुम कालका की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। और वो फिर नफरत से बोली, तुम्हें बचाने में उसी शक्ति का हाथ है जो इससे पहले भी तुम्हारी सहायता कर चुकी है।
मैं ऐसी किसी ताकत से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने फिर द्रोहगोई से काम लिया। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिससे तुम्हें वो हादसा पेश आया था उस समय तुमसे वो दूर नहीं थी। अगर कोई और शक्ति तुम्हारी रक्षा ना करती तो मैं तुम्हें बचा लेती। मैंने तुम्हें आवाजें भी दी थी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने शिकवा किया, मैंने ऐसा जानबूझकर किया था। कालका ने बड़े संजीदगी से जवाब दिया, हादसे से पहले मोहिनी की शक्ति तुम्हारे ऊपर अपना मंत्र कर चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे वहां मेरी मौजूदगी की खबर हो। अगर ऐसा हो जाता तो शायद उसका वार खाली ना जाता। क्या तुम मोहिनी की महान शक्ति के सामने आने से डरती हो? मैंने सवाल किया। तुम इन बातों का खोज लगाने में अपना समय बर्बाद मत करो। वो बड़ी गंभीर आवाज में बोली, समय का इंतजार करो, धीरज से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर इससे पहले मोहिनी या मेरे किसी और दुश्मन की चाल कामयाब हो गई तो वो तुम्हें थोड़ा बहुत कष्ट जरूर दे सकते हैं, मगर जब तक कालका की छाया तुम्हारे साथ है वो तुम्हें जान से नहीं मार सकते। कालका, मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मोहिनी और कोमल वर्मा का क्या चक्कर है? पांडे ने तुमसे गलत नहीं कहा था। कोमल वर्मा अब भी उसके दफ्तर में काम कर रही है और वो पांडे के अलावा किसी और को नजर नहीं आती। लेकिन ये सब निगाहों का फरेब है। वो जो कोमल वर्मा का रूप धारे हुए है वो कोई और है। क्या मतलब? मैं चौंका। क्या किसी दूसरी आत्मा ने कोमल वर्मा के जिस्म पर कब्जा जमा लिया है? कालका जवाब में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक उसकी निगाहों में खौफ की परछाइयां लड़ने लगी और फिर पल भर में वो अपने मकरू वजूद को समेटकर मेरी निगाहों से उज्जवल हो गई। उसी लम्हे कमरे में एक और निस्वानी कहके की आवाज गूंजी और मैंने निगाहों का जाविया बदल कर देखा। वो मोहिनी थी, वही मोहिनी जिसे मास्टर टोनी ने मेरे इशारे पर कोमल वर्मा समझकर अगवा किया था और अब उसकी अजियतनाक सजा भुगत रहा था। शायद कालका ने मोहिनी की आमद को महसूस कर लिया था, इसीलिए वह दरमियान से हट गई। उसने मुझे बावर कराया था कि जब तक उसकी खोई हुई शक्ति वापस नहीं मिल जाती वो मोहिनी के सामने आने से कासर है। तुमने देखा शहबाज खान, तुम्हारी कालका रानी मेरी हवा पाकर ही 9-2-11 हो गई। मोहिनी ने फातहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि कालका मुझसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगी। मोहिनी, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमने मेरे बेगुनाह बाप को मार डाला, मेरी माँ की भड़कती हुई आग के शोलों में झोंकने की कोशिश की, टोनी की जिंदगी के लिए माजूर कर दिया। आखिर क्यों? नरिंदर लाल की मौत के बारे में तुम क्या जवाब दोगे? वो नफरत से बोली। कोमल वर्मा के सुंदर शरीर को तुमने खुद अपने गंदे हाथों से छलनी किया था। उसकी माँ भी निर्दोष थी, लेकिन तुम्हारे मंत्र ने उसी मकान के साथ ही शट करके रख दिया। लेकिन शुरुआत हमारे जन्म से नहीं हुई, मैंने जवाब पेश किया। दुश्मनी की इब्तदा शंकर ने की थी, मुझे मालूम है, मगर तुम ये केवल भूल रहे हो कि शंकर और पिंडत बंसीधर महाराज भी हमारे ही धर्म के आदमी थे। मैं समझा नहीं। फिलहाल इतना समझ लो कि अगर कोई पंछी अपनी डार से बिछड़ जाए तो बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। उसी कारण बुद्धिमानों ने कहा है कि मनुष्य को जात पात के साथ गठ जोड़ रखना जरूरी है। उसके लहजे में गहरा तन था। तुमने मुझसे कहा था कि उस मुल्क से अपना कारोबार समेट कर कहीं और चला जाऊं। हाँ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी माँ की खातर अब तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। अब समय बीत चुका है शहबाज खान, मोहिनी ने तलख लहजा अख्तियार किया। अब तुम्हारा बोरिया बिस्तर गोल करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने तुम्हें घेर कर मारने का इरादा कर लिया है। मैं चाहूं तो इस समय भी तुम्हारा क्रियाक्रम कर सकती हूं, लेकिन महान शक्तियों ने तुम्हारे लिए तड़प तड़प कर मरने का फैसला किया है और अब इस फैसले को कोई शक्ति नहीं टाल सकती। अजियतनाक मौत मरना तुम्हारे भाग में लिखा जा चुका है। फिर अब तक तुमने बराह रास्त मेरे ऊपर खुलकर वार क्यों नहीं किया? मैं हिम्मत करके बोला, हमारे बेकसूर करिंदों को नुकसान पहुंचाने से तुम्हें क्या हासिल होगा? मन की शांति उसके लहजे में तन था। मैं जानता हूं कि तुम जैसी शक्तियों ने अभी तक मुझे या मेरे मंत्र को अपने पलीद शक्तियों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की। मैंने कदरे दुष्ट लहजे में कहा, मैं जानता हूं कि तुम हमारे सिलसिले में लाचार हो। तुम्हारे देवी और देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ठीक कह रहे हो, मोहिनी ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। अभी हम दोनों के खिलाफ अपनी कोशिशों में सफल नहीं होंगे, लेकिन हम निराश भी नहीं हैं और वह समय भी जल्द आएगा। तुम हमारे चरणों पर लौट लौट कर जीवन की बख्शा मांगोगे और हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तुम्हें और तुम्हारे मंत्र को मित्र को काली के चरणों में भीन चढ़ाकर अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। तुम शायद जागते में कोई ख्वाब देख रही हो।
कल का इंतजार करो, वो सर्द लहजे में बोली। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि कौन धरती पर घुटने टेकने को मजबूर होता है। मैं कल का इंतजार करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आज के बाद हमारी जंग सिर्फ एक दूसरे की हद तक महदूद रहेगी। हम एक दूसरे के निर्दोष लोगों का खून नहीं बहाएंगे। ये नहीं हो सकता, उसने फैसला कुन आवाज में जवाब दिया। एक दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं जा रही हूँ शहबाज खान, उसने जमीन पर थूकते हुए बड़ी सर्द मोहरी से कहा। अब हमारी तुम्हारी जंग धर्म की जंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला आने वाला समय करेगा, लेकिन एक बात अपने मन से निकाल दो, धर्म की इस फैसला कुन जंग में तुम्हारी कालका की कोई शक्ति तुम्हारे काम नहीं आ सकेगी। फिर वो भी मेरी निगाहों से उजल हो गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। तागूती कुव्वतों की मकरू सूरतें मेरी निगाहों के सामने किसी के सैनमा स्लाइड की तरह आती और फिर उजल हो जाती। कालका ने मेरे सामने आकर खफगी का इजहार किया था। शायद वो मुझे अपनी कुव्वतों से मरऊब करना चाहती थी, जो इतना भयानक रूप इख्तियार करके मेरे सामने आई। उसे मेरे दिल का हाल नहीं मालूम हो सका, लेकिन उसे शुबा हो गया था कि मैंने हादसे से कबल सामने आने के लिए उसे दावत क्यों दी थी। उसने मुझे अपनी ताकत का एहसास भी दिला दिया, लेकिन मोहिनी के सामने आने से बेशतर ही वो गायब हो गई, जिसका मतलब यही था कि वह मोहिनी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं बदस्तूर साकत व जामद अपने बिस्तर पर इन गंदी कुव्वतों के बारे में गौर कर रहा था कि एक और नस्वानी आवाज मेरे कानों में गूंजी, और मैंने चौंक कर नजर का जाविया तब्दील किया तो वहां कोमल वर्मा अपने हुस्न व शबाब की तमाम तर हशर समानियों के साथ मौजूद थी। उसकी आंखों में एक फातहाना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरा तंज भी छुपा हुआ था। क्यों शहबाज खान, उसके लबों को जुम्बश हुई तो फिजा में जैसे मंदिर की घंटियों की आवाज बाज उठी। हाँ, मैंने उसे हैरत से घूरते हुए जवाब दिया। मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही होगी। उसके लहजे में तलवार की सी कार थी। तुमने तो मुझे मेरी ख्वाबगाह में चोरों की तरह छुपकर गोलियों से छलनी कर दिया। मुझे दोबारा उसी रूप में देखकर तुम हैरान होगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक लम्हे तक मुझे घूरती रही और फिर उसके खूबसूरत होंठों को दोबारा जुम्बश हुई। एक बात पूछ सकती हूँ क्या? तुम खुद कानून के मुहाफिज थे, फिर तुमने मेरे ऊपर वो अन्याय क्यों किया था?